70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत वोटर 10 से 20% के बीच में है। करणी सेना अगर मैदान में आ जाती है, 50 उम्मीदवार उतार देती है, तो शायद वो एनडीए को डेंट मारेगी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी की सीटें यूपी में कम होने की एक बड़ी वजह राजपूत समुदाय की नाराजगी मानी जाती है। अगर अभी राजपूत जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, तो कभी मायावती के साथ भी राजपूत जुड़े थे। मुलायम सिंह जी भी जब सरकार चला रहे थे तब भी राजपूत उनके साथ अच्छे से मजबूती से खड़े थे। ब्राह्मणों के बाद जो दूसरी कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक शासन किया है वो मेरे ख्याल से ठाकुर ही है। अगर 50 सीटों पर लड़ते हैं तो अखिलेश यादव को कितना फायदा हो सकता है? उत्तर प्रदेश तो जातीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कुशियारी। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई है। समस्या ये है कि राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने वाली करणी सेना ने ऐलान कर दिया है कि 50 सीटों पर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी के अंदर उन्हें लेकर क्या बातचीत चल रही थी? क्या उन्होंने बीजेपी एनडीए से बातचीत की उससे पहले, ऐलान करने से पहले? या अगर वो 50 सीटों पर उतर जाती है 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो एनडीए को और बीजेपी को कितना नुकसान होगा? सीधे सीधे उन्होंने ये बात कही है कि 3 कम्युनिटी उसमें, जिसमें ब्राह्मण भी है, उसमें क्षत्रिय है, उसमें वैश्य है, उन्होंने कहा कि तीनों कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हैं और उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 50 सीटें बहुत होते हैं। 403 में से अगर 50 सीटों पर वो सीधे चुनाव लड़ेंगे तो सीधे सीधे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक जो है उसमें ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है, उसमें राजपूतों की संख्या ज्यादा है, उसमें वैश्य कम्युनिटी की संख्या भी ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होने वाला है और किस तरीके से वो उनकी रणनीति है, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उन भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, पूरी बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से करणी सेना ने ऐलान कर दिया है सर, 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ओपी राजभर को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसी पार्टियों को 50 सीटें दे रहे हैं, 25 सीटें दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, आज तक चुप बैठे थे। आपको क्या लग रहा है, क्या अगर वो सीधे तौर पर उतरते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए नरेश, करणी सेना ने यूपी के चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर एक तरह से खलबली तो मचा दी है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। अब देखा जाए तो नुकसान किसे होगा, नहीं होगा, करणी सेना भी चुनाव में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये तो दूर की बात है। करणी सेना का जो इतिहास भी रहा है वो विरोध का रहा है, प्रदर्शन का रहा है। वो अक्सर सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। मुझे याद है फिल्म पद्मावत का जब आ रही थी तो बड़े मुखर तरीके से करणी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया था। यूजीसी के जो कानून जो आए थे हाल में, उसको लेकर के भी करणी सेना ने बहुत ही मुखर तरीके से विरोध किया था। तो करणी सेना की पहचान जो रही है भारतीय सामाजिक ताने बाने में, वो एक प्रदर्शन करने वाले संगठन की रही है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल की नहीं रही है। अब जो दूसरी बात है कि जो इन्होंने ऐलान किया, तो रविवार को करणी सेना के ही जो कर्त नेता हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी हमें 25 सीटें दे दे, 25 सीटों पर चुनाव लड़ाए। फिर उसके अगले दिन यानी सोमवार को, रविवार को कहते हैं 25 सीटों की मांग करते हैं बीजेपी से, और सोमवार को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, ऐलान करते हैं। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि करणी सेना अब राजनीति में हाथ आजमाना चाहती है। एक दिन पहले 25 सीटों का ऐलान करना, उसके बाद 50 सीटें बोलना, क्या जो सूरजपाल सिंह हैं, तो क्या उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से या संगठन में उन्होंने बातचीत वहां पर छेड़ी होगी? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो लोग सीटों के बंटवारे, क्योंकि बीजेपी तो अभी इस तरीके की कोई बार्गेनिंग कर ही नहीं रही है। नहीं, भीतर खाने इनकी महत्वाकांक्षा रही होगी। मुझे लग रहा है करणी सेना के जो नेता हैं इनकी महत्वाकांक्षा रही होगी। इन्हें लग रहा होगा कि हम उत्तर प्रदेश में कुछ खास कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में के कुछ पॉकेट्स में, कुछ जिलों में राजपूत वोटर अच्छी खासी संख्या में है, ठाकुर वोटर माना जाता है। अगर 7 से 8% इनकी हिस्सेदारी है यूपी की आबादी में। और जो आप जो बात कर रहे हैं सूरजपाल सिंह की, तो सूरजपाल सिंह जी 3 कम्युनिटी को साथ लेने की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। कह रहे हैं कि हमारे साथ। तो ब्राह्मण की बात करते हैं तो 10 से 12%,
क्षत्रिय की बात करते हैं तो 7 से 8%, और वैश्य की बात करते हैं तो 4 से 5%। अगर ओवरऑल इनको मिला दिया जाए तो करीब 25% आबादी बनती है। इसी तरह जब प्रभावकारी समूहों की बात करते हैं कि आप देखें कि राजपूत वोटर कितनी निर्णायक स्थिति में है, तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से जितना मेरी जानकारी है, जितना ये कि 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत वोटर 10 से 20% के बीच में है। तो सिर्फ राजपूत वोटर अपने दम पर कितनी सीटों पर चुनाव जिता पाएंगे जाति के आधार पर, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूत प्रभावशाली स्थिति में रहे हैं। वहाँ की राजनीति अगर अभी भी देखा जाए तो जो लोकसभा है, अगर लोकसभा में अगर आप देखें तो लोकसभा में मेरे ख्याल से 9 सांसद हैं जो यूपी से जो ठाकुर समुदाय से आते हैं। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से हैं, रक्षा मंत्री हैं। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से हैं। करण भूषण कैसरगंज से हैं। देवेंद्र सिंह अकबरपुर से हैं। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से हैं। वीरेंद्र सिंह जो सपा के सांसद है चंदौली से हैं। आनंद भदौरिया धौरहरा से, ऐसे और भी लोग जी। अगर हम दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो यूपी में जो बीजेपी के विधायक हैं, टोटल 258 उसमें से भी राजपूत विधायकों की संख्या 45 है। तो सिर्फ वो किसको कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत अपने वोट से, उन्हें दूसरी कम्युनिटी का भी साथ मिला है, समर्थन मिला है। शायद जो करणी सेना के जो नेता हैं उनको लग रहा होगा कि ये अगर हम उसमें घुस जाते हैं या हमें सीटें दे दी जाती है या हम चुनाव लड़ते हैं तो हम भी उसमें जीत पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका अनुमान होगा। और इसकी एक वजह भी मुझे लग रही है कि माना जाता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी की सीटें यूपी में कम होने की एक बड़ी वजह राजपूत समुदाय की नाराजगी मानी जाती है। तो हो सकता है कि इनका एक आकलन हो कि अगर हम अभी से बीजेपी पर दबाव बनाएं तो अपने कुछ पसंद के लोगों को या करणी सेना से जुड़े लोगों को कुछ टिकट दिलवा पाए या उस अलायंस में घुसने की एक कोशिश हो सकती है। बिल्कुल सर, यूपी की सियासत में कुछ वक्त पहले बृजभूषण सिंह की बहुत चर्चा थी कि वो राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने एक कथा का आयोजन किया जिसमें बड़े राजपूत नेता जो हैं उनके इलाके के आसपास के इलाके के सभी राजपूत नेताओं को उन्होंने बुलाया। एक तरीके से उस वक्त ये मैसेज गया कि बृजभूषण सिंह यूपी में राजपूतों का एक संगठन तैयार कर रहे हैं जो दबाव बनाएगा कि इस बार राजपूतों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको ज्यादा सीटें देनी होंगी। खासतौर पर बृजभूषण अपना नाम सबसे आगे रखते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि बृजभूषण सिंह का यहाँ कोई कनेक्शन हो? नहीं, मुझे थोड़ा दूसरे तरीके से लग रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो ब्राह्मण भी एक तरह से एकजुट हुए थे। ब्राह्मण विधायक एक छत के नीचे आकर के मिले तो हुआ कि ब्राह्मण एकजुट होकर के एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात आई कि राजपूत जो है, जो ठाकुर जो है, वो एकजुट हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश तो जातीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। अभी जो पूरी परिस्थितियां हैं उसमें ये जरूर लग रहा है, ज्यादा जो ठाकुर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। ये 100% सही है कि सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ जाति के खांचे में देख समाज को नहीं देखते, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि योगी राज में ठाकुरों को बढ़ावा मिला है। तो ये आरोप एक तरफ जिस वो गिरुआ चोले के साथ हैं और जिस सन्यास की बात करते हैं तो उसमें तो जाति होती नहीं है, लेकिन चूंकि वो जहां से आए और जिस बैकग्राउंड से आकर के वहां पर पहुंचे, इस वजह से जाति से अखिलेश यादव, अजय सिंह बिष्ट बहुत नाम बार-बार लेते हैं, बार-बार नाम लेते हैं, तो इसके पीछे वजह रहती है। लेकिन आप यूपी की राजनीति को जब देखिए उसमें तो अगर अभी राजपूत जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, तो कभी मायावती के साथ भी राजपूत जुड़े थे। मुलायम सिंह जी भी जब सरकार चला रहे थे तब भी राजपूत उनके साथ अच्छे से मजबूती से खड़े थे। अखिलेश जी के साथ भी कई राजपूत खड़े थे। तो ऐसा नहीं है, सबने अपनी सहूलियत के मुताबिक पाला चुना है और रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 5 ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के बाद जो दूसरी कम्युनिटी सबसे ज्यादा रही, जो लंबे समय तक शासन किया है, वो मेरे ख्याल से ठाकुर ही है।
5 मुख्यमंत्री हुए जी। ठाकुर समुदाय से। त्रिभुवन नारायण सिंह 168 दिन रहे हैं। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री भी बने थे, आरक्षण की वजह से पूरा देश उनको जानता है, तो वो 2 साल 40 दिन रहे। फिर वीर बहादुर सिंह 2 साल 275 दिन रहे, यूपी के मुख्यमंत्री। नोएडा के विकास में भी उनकी बड़ा योगदान माना जाता है। राजनाथ सिंह जी जी 1 साल 131 दिन रहे, छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन वो रहे। और 2017 से योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरी पारी पर अपने तीसरी, कहते हैं ना, दूसरी पारी पूरा करने की ओर है और तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। कल्याण सिंह का भी नाम शामिल है? नहीं, कल्याण सिंह जी राजपूत अच्छा, थे, वो ठाकुर नहीं थे। जी। तो ऐसा नहीं है, तो जातियों को अपने अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन ठाकुर वोट प्रभावशाली वोट रहा है। वो कहते हैं कि कुछ वोट आप खुद देता था, दिलवाता भी था दूसरों को, और एक नई खलबली पैदा करने की इसलिए कोशिश दिख रही है इस बयान के बाद। मैंने लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेंट मार सकते हैं अगर ये अलग लड़े। अगर 50 सीटों पर लड़ते हैं तो अखिलेश यादव को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, अखिलेश यादव कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं फायदा। अगर फायदा ना देख रहे होते तो सूरजपाल सिंह अम्मू जैसे माने नेता के इस ऐलान पर कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तुरंत एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं आता उनका। वो लिख रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पता करके बताएं, यानी योगी जी को संबोधित कर रहे हैं। जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो एआई जनरेटेड है या सत्य है? अगर ये सत्य है तो जवाब आपको ही देना होगा, क्योंकि मंत्रियों का चयन तो आपने ही किया है। ये आपको चुनौती है, मंत्रियों की नहीं। तो सूरजपाल सिंह अम्मू के बहाने जी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर सीधे टारगेट कर रहे हैं। और विरोधी पार्टियां, इसका मतलब ये भी है कि विरोधी पार्टियां चाहेंगी कि अम्मू मैदान में लड़ें, आए चुनावी अखाड़े में, वोट काटे या जिस तरह से अटैक करने का मौका मिले। सूरजपाल सिंह जिस उन्होंने अपनी एक लेकिन और इसमें कर दें, चूंकि अहमियत इनकी इसलिए अहमियत बढ़ जाती है। कांग्रेस का भी रिएक्शन आ चुका है। देखिए, इतनी तेजी से रिएक्शन किसी अगर नहीं आता है, मैंने बड़े नेताओं का। सूरजपाल सिंह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, करणी सेना है जो विरोध प्रदर्शन करती है, राजपूत समुदाय के हितों की बात करती है, इतिहास के गलत तथ्यों के विरोध में खड़ी होती है, भाईचारे की बात करती है। वहां का नेता अगर कोई पहली बार में कहता है मैं 50 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, उस पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आता है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, एक चैनल से बात करते हुए कहते हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भगवा संगठन है वे भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से नाखुश हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सबको अधिकार है। मतलब इसका ये निकलता है कि इसको छोटी जो पार्टियां हैं, यूपी के अखाड़े में खड़ी पार्टियां, वो अहमियत दे रही हैं। वो चाहती हैं कि करणी सेना मैदान में आए और शायद 2024 जैसे नतीजे की उम्मीद है। उनको लग रहा है कि करणी सेना अगर मैदान में आ जाती है, 50 उम्मीदवार उतार देती है, तो शायद वो एनडीए को डेंट मारेगी या मार सकते हैं उसके कैंडिडेट। इसीलिए मुझे लग रहा है कि उतनी, जिस पर अखिलेश यादव कई बार मायावती जी की बात पर भी रिएक्शन नहीं करते, बीएसपी पर, अखिलेश आनंद पर भी, ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद पर भी प्रतिक्रिया देना, वो कहते हैं ना कि उसको बड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन करणी सेना के ये ऐलान करने पर कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर सब लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं करणी सेना को बड़ा करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव से ठीक करीब 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, और करणी सेना जो अभी तक सिर्फ राजपूतों के हक की बात करती थी, वो अक्सर आपको सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आती थी। अब वो कह रही है कि सीधे हमें 50 सीटें चाहिए। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें मांगना, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। अगर 25 सीटें मांग रही है, 50 पर लड़ने का ऐलान कर रही है। तो अब देखिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर ओपी राजभर जैसे नेताओं को अगर सीटें दे सकते तो हमें क्यों नहीं, ये बात उन्होंने कही है। और यहाँ पर जो एनडीए का गठबंधन है उस पर भी एक मैसेज जाएगा कि आपको
किसको अपने साथ रखना है वो मैसेज जाएगा, और साथ में अगर वो लड़ते हैं तो बीजेपी को एक नई रणनीति के साथ काम करना होगा। और लास्ट में अपने जो स्पीच में उन्होंने ये भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी करते हैं, यानी अब सीएम योगी पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे करणी सेना को भी मनाए, और यूपी में अगर करणी सेना अलग चुनाव लड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं डेंट बीजेपी को साफ वहां पर दिखाई देगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट का जरूर बताएं। अगर आपके इलाके में भी करणी सेना के लोग हैं तो उनके बीच क्या बातचीत चल रही है इस वक्त, कमेंट का जरूर बताएं। और आप यूपी के किस मुद्दे पर बातचीत चाहते हैं और उसके बारे में भी आप हमें लिखते रहिए, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं। और जब आप अपनी राय रखेंगे तो हम भी उस पर बातचीत खोज कर रिसर्च करके आपके सामने वो टॉपिक्स को ठीक से आपके सामने उसका विश्लेषण कर पाएंगे। लगातार आप यूपी टॉक के साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।